बच्चे एक्टिव नहीं रहते हैं। अभी मेरे को पता है कि इसमें से 2-5 बच्चे ऐसे इस बार भी तो एक्टिव नहीं रहोगे तो इसका भुगतान आपको ही करना है, मेरे को नहीं करना है। हेलो। हाँ जी। हाँ बोलो। हाँ आ जाओ ना, सेंटर पे खुला है। हाँ भले आप आ जाओ, अकेले कोई नहीं। हाँ तो इस तरह से अपन ये क्लास है लगाएंगे। अब क्लास में अपन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, तो आपको सबसे पहले तो कंप्यूटर का बेसिक पता होना चाहिए। कंप्यूटर सबने देखा है, ऐसा नहीं कई लोग जैसे आज ही आए हों कंप्यूटर के परिचय नहीं। कंप्यूटर का मैं बता देता हूँ। सबसे पहले कंप्यूटर में क्या होता है, ये टीवी जैसा होता है ना। एक ये डब्बा होता है, एक ये होता है, और एक ये होता है। ये सब मिलता है तब अपन क्या बोलते हैं, कंप्यूटर। अच्छा, ये जो टीवी जैसा होता है, आप दिख भी रहे होंगे यहाँ पे, ये स्क्रीन दिख रही है आपको, इसको क्या बोलते हैं हम, मॉनिटर। इसको क्या कहा जाता है, मॉनिटर। अच्छा, ये इसको क्या कहा जाता है, सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो होता है इसको क्या कहते हैं हम, कीबोर्ड। ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, माउस। और ये मॉनिटर, ये चारों आपस में मिलते हैं तब अपन बोलते हैं दिस इज ए कंप्यूटर। वरना सबका अलग अलग नाम है, ये मॉनिटर है, ये माउस है, ये कीबोर्ड है, और ये सीपीयू है। और इन सबको आपस में कैसे जोड़ा जाता है, हर एक कंप्यूटर पे पावर केबल लगती है, बिजली से चलता है कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक देना पड़ता है, तो इसको अपन एक इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर को देते हैं और एक पावर अपन सीपीयू को देते हैं। और कीबोर्ड माउस हमारे किससे जुड़े होते हैं, सीपीयू से जुड़े होते हैं। और मॉनिटर से केबल वापिस हम सीपीयू से जोड़ देते हैं, और ये हमारा एक कंप्यूटर दिखाता है। और कंप्यूटर पे हम गणना करना, कंप्यूटर पे सारे ऑफिशियली काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कंप्यूटर होता है, इसमें मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है। ये जो कंप्यूटर होता है इसको कौन सा कंप्यूटर कहते हैं पता है आपको, ये भी कंप्यूटर है ना। ये भी आपके सामने भी कंप्यूटर रख रखा है, बट ये कौन सा कंप्यूटर है, इसको क्या बोलते हैं अपन, लैपटॉप। इसको क्या बोलते हैं, इसको लैपटॉप बोलते हैं क्या, इसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर ही नहीं, इसको बोलते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये कौन सा कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर। याद रखना, ये कौन सा कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको डेस्क पे, टेबल पे रख के ही चलाया जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर। इसको लैपटॉप कंप्यूटर क्यों बोलते हैं, लैप मतलब गोद में रख के भी आप इसको चला सकते हो, और आजकल हाथ में पकड़ के भी कंप्यूटर चलाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम पाम टॉप कंप्यूटर। क्या बोलते हैं, तो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक डेस्कटॉप होता है जो टेबल पे रख के चलाया जाता है, एक लैपटॉप होता है जो गोद में पकड़ के चलाया जाता है, और एक होता है पाम टॉप जिसको अपन हाथ में पकड़ के चला सकते हैं। आगे समझ में। अच्छा, कंप्यूटर कैसे बनता है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं ये मैंने बताया। अब कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर में क्या होता है, तो कंप्यूटर में 2 चीजें होती है, एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में सबको पता होना ही चाहिए। हार्डवेयर किसको कहते हैं पता है, कोई बताएगा मेरे को, पीछे से भैया, हार्डवेयर किसको कहते हैं, नाम सुना आपने, किसको कहते हैं हार्डवेयर, वेरी गुड, जिसको हम छू सकते हैं। क्या हुआ, हार्डवेयर। जैसे मेरे इस मोबाइल का ये टच स्क्रीन है, ये किस में आएगा, हार्डवेयर में, ठीक है। अच्छा, इसकी बैटरी निकाल के बाहर निकालू, वो भी क्या है, हार्डवेयर। इसी तरह से इस लैपटॉप के यहाँ पे इस स्क्रीन को मैं छू रहा हूँ, ये किस में आएगा, हार्डवेयर में। यहाँ कीबोर्ड को छू रहा हूँ, वो भी किस में आएगा। तो कंप्यूटर के जो उपकरण होते हैं वो सारे क्या होते हैं, हार्डवेयर। और कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे मेरे फोन के अंदर इंस्टाग्राम चलता है, फेसबुक चलता है, वो सब क्या कहलाते हैं। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सबको पता होना ही चाहिए। मैंने अभी देखा कई बार लोगों को यही अभी तक पता नहीं है कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर किसको कहते हैं, उपकरण को। हार्डवेयर किसको कहते हैं, और सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, जैसे आपके मोबाइल में ये टच स्क्रीन हो गया, मोबाइल तोड़ के नभी जितने भी उपकरण निकालूं अंदर से भी, वो सब क्या कहलाएंगे, हार्डवेयर। लेकिन अंदर फेसबुक चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, जिसको अपन हाथ पकड़, वो सब किसके नाम, वो सब क्या कहलाएंगे, सॉफ्टवेयर। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर
निम्न में से कौन सा, थोड़ा सा दिमाग किसको लगाना है, समझना है। हार्डवेयर कह रहा है भाई साहब, तो ऐसा होगा जिसको अपन छू सकते हैं, है ना। तो इन उपकरणों को अपन छू सकते हैं, ये हार्डवेयर हुआ, ये नहीं छू सकते मतलब ये सॉफ्टवेयर हुआ। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में गलती होनी नहीं, और 100% गारंटी ले लो, एक प्रश्न तो ये आता ही है, वो आपका आईक्यू टेस्ट करता है, यार ये RICID सर्टिफिकेट ले रहे हैं, इसको ये पता है कि नहीं हार्डवेयर किसको कहते हैं, सॉफ्टवेयर। और कई बच्चे ये प्रश्न गलत करके आते हैं, मतलब अभी तक लोगों को डाउट है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, और आजकल तो हमारी जिंदगी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे आ गई, सुबह उठते हैं हार्डवेयर साथ में लेते हैं, है ना, और सॉफ्टवेयर पे ही हमारे काम चल रहे हैं। तो अपने को पता होना चाहिए हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर। क्लियर, सबको समझ में आ गया, कोई गलत तो नहीं करेगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कोई डाउट तो नहीं है, आ गया ना। जिन उपकरणों को अपन छू सकते हैं वो क्या कहलाएगा, हार्डवेयर, और जिनको अपन छू नहीं सकते, जो प्रोग्राम होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के अंदर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। अब ये जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये भी कई प्रकार के होते हैं, अपने को पता होना चाहिए कि हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, कंप्यूटर में हार्डवेयर जिनको छू सकते हैं उनको अपन हार्डवेयर कहते हैं, लेकिन हार्डवेयर भी अलग अलग होते हैं। इनपुट के हार्डवेयर होते हैं, प्रोसेसिंग के हार्डवेयर होते हैं, और आउटपुट के हार्डवेयर होते हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर में आते हैं, एक तो इनपुट हार्डवेयर होते हैं जिसको अपन इनपुट डिवाइस भी कहते हैं, एक आते हैं अपने प्रोसेसिंग हार्डवेयर जिसमें सारी प्रोसेसिंग होती है, और फिर अपन लेते हैं आउटपुट। अच्छा, कंप्यूटर इन्हीं 3 चरणों में भी काम करता है। कंप्यूटर काम कैसे करता है, जैसे मेरे को कंप्यूटर पे काम करना है, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनपुट करना पड़ेगा, है ना, फिर ये इसकी प्रोसेस करेगा और मैं आउटपुट लूंगा। कंप्यूटर कैसे काम करता है, 3 चरणों में, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। जैसे मेरे को इनको मैसेज भेजना है, तो मैं फोन पे ऐसे देखूं इनको मैसेज चला जाएगा क्या, सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनपुट यानी व्हाट्सएप को खोलना पड़ेगा, फिर इनके नंबर को ढूंढ के, फिर इनके नंबर को क्या करना, उनके नंबर पे मैसेज को इनपुट करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस क्या हुई, इनपुट होगी। फिर इनपुट में क्या होगा, मोबाइल में वो मैसेज जाएगा, वो मेरे मोबाइल के जो हार्डवेयर है वो उसको क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद फिर इनके मोबाइल में उनको वापस वहां पे रिप्लाई जाएगा, तो आउटपुट दिखेगा। तो कंप्यूटर भी इन्हीं 3 चरणों में काम करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग और। तो कंप्यूटर में इनपुट करना है अगर आपको, तो इनपुट के हार्डवेयर चाहिए, प्रोसेसिंग करना है तो प्रोसेसिंग के हार्डवेयर चाहिए, और आउटपुट लेना है तो आउटपुट के भी हार्डवेयर चाहिए। जैसे मेरे मोबाइल में अगर स्पीकर नहीं है, मेरी आवाज तो जा रही है, हेलो हेलो कह रहा हूँ, उसको सामने वालों को आवाज जा रही, पर वो बोल रहा है मेरे को आवाज नहीं आ रही, मतलब क्या हुआ, मेरा आउटपुट कौन है, जो स्पीकर लगा हुआ है वो आउटपुट है, वो बंद है, वो क्या है, बंद हो गया, खराब हो गया, इसलिए आवाज सामने वाले की आ नहीं रही है, मेरी आवाज तो उसके पास जा रही है। तो ये अपने को पता होना चाहिए, कंप्यूटर में जो डिवाइस होते हैं, जो हार्डवेयर होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, इनपुट के होते हैं, प्रोसेसिंग के होते हैं और आउटपुट के होते हैं। क्लियर। अब इनपुट हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं, कंप्यूटर में इनपुट होगा कीबोर्ड। कीबोर्ड कौन सा डिवाइस कहलाता है, इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड के माध्यम से अपन क्या इनपुट कर सकते हैं, अल्फाबेट, किसी को लिखना हो अल्फाबेट इनपुट करने, नंबर इनपुट करने हैं तो भी अपन किससे कर सकते हैं, कीबोर्ड से, है ना। स्पेशल कैरेक्टर को इनपुट करना है तो वो भी अपन किससे कर सकते हैं, कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड जो है वो कौन से डिवाइस में आता है, इनपुट डिवाइस में। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है आगे जाके, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो आपको पता होना चाहिए इनपुट किसको कहते हैं, पहले तो किसको कहते हैं इनपुट, जिनके माध्यम से डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है, जिसके माध्यम से डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है, उन उपकरणों को क्या कहा जाता है, इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या हुआ अपना, पहला तो कीबोर्ड, दूसरा एक और होता है माउस। माउस देखा आपने, आपने देखा होगा माउस। माउस भी किस में आता है, इनपुट डिवाइस में। माउस से अपन कुछ भी ड्रैग, जो आउटपुट में आया उसको ड्रैग करके, उसको क्लिक करके कंप्यूटर को तुरंत कमांड देने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग करते हैं। लेकिन माउस में इनपुट कैसे किया जाता है, पॉइंट करके। कैसे किया जाता है, पॉइंट किया जाता है, उसमें कोई लिखना लिख सकते हैं, उसको पॉइंट करके अपन इनपुट कर सकते हैं। तो माउस भी किस में आता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे इनपुट डिवाइस हैं, आगे मैं जब बुक पढ़ाऊंगा अभी आपको, तो बहुत सारे इनपुट डिवाइस उसमें क्लियर करेंगे। लेकिन इनपुट क्या होता है अभी आप, अभी के लिए आपके लिए क्लियर हो जाना चाहिए।
एक और इनपुट डिवाइस में बता दो आपको, माइक्रोफोन नाम सुना आपने? माइक्रोफोन नाम सुना? कोई बताएगा मेरे को? सर मेरे को बताए माइक्रोफोन क्या होता है, देखा है भैया? देखा आपने? हाँ, क्या करता है माइक्रोफोन? आवाज को इनपुट करता है। किसको इनपुट करता है? आवाज को। अगर मेरी आवाज, जैसे मेरी आवाज को भी मेरे को इनपुट करना है, अंदर भेजना है, तो मेरे पास कौन सा इनपुट डिवाइस होना चाहिए? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है? ऑडियो डेटा को, ऑडियो मतलब आवाज को, आवाज के डेटा को अगर मेरे को लिखना है तो कीबोर्ड से मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मेरी आवाज को कंप्यूटर के अंदर भेजना है तो मेरे पास कौन सा इनपुट डिवाइस होना चाहिए? माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन ऑडियो डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करता है। तो ये कुछ 3 अभी मैंने इनपुट डिवाइस बताए, आगे जाके और बनी बहुत सारे इनपुट डिवाइस देखने वाले हैं, लेकिन इनपुट अभी के लिए आपके पास क्लियर हो जाना चाहिए। और मेरी गारंटी है एग्जाम में एक प्रश्न इनपुट के लिए आएगा, गारंटी ले लो, लिख के ले लो। आएगा मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि इनपुट होता क्या और इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। ओके, आगे चलते हैं, बात करते हैं फिर इनपुट के बाद हमारे प्रोसेसिंग होता है। तो प्रोसेसिंग के क्या-क्या हार्डवेयर होते हैं? अच्छा, प्रोसेसिंग होता कहाँ पे है? प्रोसेसिंग सारा कहाँ होता है? सीपीयू में, डिब्बे में, है ना? जैसे मेरे मोबाइल के अंदर भी एक सीपीयू लगा हुआ है, यहाँ सारी प्रोसेसिंग होती है। इनपुट तो मैं टच स्क्रीन करके इनपुट कर देता हूँ, लेकिन वैसे ही अपने सीपीयू में बना होता है जहाँ सारी प्रोसेसिंग होती है। सीपीयू में क्या-क्या होता है जो सारी प्रोसेसिंग करता है? तो इस सीपीयू में एक तो होता है मदरबोर्ड, हार्डवेयर लगा होता है। दूसरा इसमें एक एसएमपीएस लगा होता है। तीसरा इसमें प्रोसेसर लगा होता है जो सारी प्रोसेसिंग करता है। और चौथा इसमें मेमोरी भी लगी होती है, जो हम कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं वो सेव करते हैं, वो भी सारी कहाँ पे होती है? सीपीयू में। तो ये सारे उपकरण किसमें आते हैं? प्रोसेसिंग डिवाइस में प्रोसेसिंग करता है। सीपीयू देखा है आप सबने? सीपीयू मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये सारा सीपीयू है ना? इस सीपीयू में सबसे पहला प्रोसेसिंग डिवाइस में क्या आ रहा है? मदरबोर्ड। अच्छा, सीपीयू की फुल फॉर्म तो सब जानते होंगे, जानते हो क्या होती है? वेरी गुड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हिंदी में बोलते हैं इसको केंद्रीय संसाधन इकाई। अच्छा, सीपीयू में देखो ये एक बोर्ड दिख रहा है आपको, ये बोर्ड दिख रहा है, दैट्स कॉल्ड मदरबोर्ड। इसको क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड। मदर किसको कहते हैं? माँ को। घर में मदर किसको कहते हैं वैसे जनरली? माँ को। माँ का घर में क्या रोल होता है? कुछ रोल है कि माँ नहीं हो चल जाए घर में? मेरे ख्याल से पापा से ज्यादा जरूरी क्या है? माँ जरूरी है। माँ क्यों जरूरी है घर में? क्योंकि माँ एक ऐसी होती है जो पूरे परिवार को साथ में लेके चलने का काम किसका होता है? माँ का। मतलब मदर मैन होती है। मदर क्या करती है? आपके परिवार को पूरे को साथ में रखने का काम किसका होगा? माँ का। तो यहाँ पे भी ये जो बोर्ड है, इसको नाम इसलिए क्या दिया है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या करता है? इस सीपीयू के साथ जितने भी इनपुट आउटपुट उपकरण लगे हुए हैं, उन सबको आपस में बांधे रखती है और एक का डेटा दूसरे को आपस में कम्युनिकेशन कौन करवाता है? मदरबोर्ड। इसलिए इसका नाम ही क्या रख दिया? मदरबोर्ड। इसका एज ए रोल माँ के बराबर है। घर में जो माँ का काम है, यहाँ पे इसका काम है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है? मदरबोर्ड। अब देखो इस मदरबोर्ड, ये पूरा जो बोर्ड है, इसमें अपने कीबोर्ड में सीपीयू माउस जो भी जुड़ते हैं वो सीधे यहाँ मदरबोर्ड से जुड़ते हैं और एक दूसरे को कम्युनिकेशन करवाते हैं। ठीक है, तो मदरबोर्ड कौन से डिवाइस में आएगा? प्रोसेसिंग उपकरण। इसी तरह से एसएमपीएस होता है। एसएमपीएस मैं आपको बता दूं, ये जो हुआ है इसको बोला जाता है एसएमपीएस। ये जो उपकरण है इसको क्या बोला जाता है? एसएमपीएस। एसएमपीएस की फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होती है? स्विच मोड पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई का काम करता है। पावर सप्लाई क्या होता है? एसी पावर को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये एसी पावर को किस में कन्वर्ट करता है? डीसी में। एसी का मतलब होता है अर्थमेटिक करंट। जैसे अभी मैं वहां प्लग में उंगली डाल के बटन चालू करूंगा तो क्या होगा? करंट लगेगा। लेकिन उस प्लग में डाल के सीपीयू में मैं पावर दूंगा और इसके बाद भले ये लोहे का है, मैं कहीं भी अड़ूंगा मुझे करंट आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर तो जाता है एसी, इनपुट पावर कौन सा करते हैं हम? एसी करंट, अर्थमेटिक करंट। लेकिन इधर आउटपुट में इस एसएमपीएस से वापस आउटपुट जो पावर निकलता है वो डीसी निकलता है, डायरेक्ट करंट। जो अपने सेल और बैटरी में पावर आता है, सेल को हाथ में पकड़ोगे करंट आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे भी
डीसी पावर होता है। तो यहाँ पे भी क्या करता है ये एसएमपीएस, एसी पावर को लेता है और आउटपुट में कौन सा पावर निकालता है, डीसी करंट। तो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, पावर मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे क्या प्रोसेसिंग डिवाइस लगाया हुआ है, एसएमपीएस। आया समझ में? तो एसएमपीएस क्लियर, ये पावर मैनेजमेंट के लिए होता है, एसी पावर लेता है और इधर सबको कौन सा पावर दिया जाता है, मदरबोर्ड वगैरह को डीसी पावर। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, पावर मैनेजमेंट के लिए कौन सा प्रोसेसिंग डिवाइस लगाया जाता है, एसएमपीएस। और एसएमपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ओके, फिर इसमें प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर यानी कंप्यूटर का दिमाग जो सारी प्रोसेसिंग करता है, वो हमारे यहाँ मदरबोर्ड के अंदर होता है। और फिर होता है मेमोरी, मेमोरी सब जानते हैं, मेमोरी यानी डेटा को भंडारण जहाँ पे किया जाता है, जो भी आप काम कर रहे हो कंप्यूटर में, उसको भंडारण करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं। अच्छा, मेमोरी भी कई प्रकार की होती है, आगे जाके इस सबको अपन डीप में पढ़ेंगे। अभी केवल मैं आपको इसका एक एक डिवाइस को अपन क्लियरली विस्तृत से भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए ये सारे सीपीयू में आते हैं और ये सारे प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं। आगे जाके इनपुट को भी एक एक को अपन कीबोर्ड वगैरह सबको क्लियरली बुक में पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस क्या होता है, प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के बाद अपन आ जाता है आउटपुट। आउटपुट किसको कहते हैं, जो हम समझ सके ऐसे स्वरूप में हमको वापस देता है। जैसे मैंने मेरा नाम कंप्यूटर में चाहिए, तो कीबोर्ड से पहले मेरा नाम मुझे क्या करना होगा, इनपुट करना होगा, फिर उसका क्या होगा, प्रोसेस करेगा सीपीयू, और फिर मुझे कहाँ पे दिखा देगा मेरा नाम, आउटपुट डिवाइस पे। तो आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है, पहला आउटपुट डिवाइस होता है हमारा मॉनिटर। कौन सा होता है, मॉनिटर। मॉनिटर कौन से डिवाइस में आता है, आउटपुट, जिसको हम वापस लेते हैं। मॉनिटर पे जो आउटपुट आता है, अब जैसे मैं यहाँ मेरे लैपटॉप में यहाँ पे टाइप करूँ और इस मॉनिटर पे जो आउटपुट आ रहा है वो केवल सॉफ्ट कॉपी आउटपुट आता है, उसको मैं देख सकता हूँ, पकड़ के जेब में नहीं डाल सकता हूँ। तो मॉनिटर हमको कौन सा आउटपुट देता है, सॉफ्ट कॉपी, केवल देख सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं। इसके बाद एक और आउटपुट डिवाइस होता है प्रिंटर। प्रिंटर का नाम सुना होगा, प्रिंटर भी आउटपुट देता है, कागज को बाहर निकालता है, लेकिन वो हार्ड कॉपी देता है, उसको आप कागज में पकड़ भी सकते हो। जैसे मेरा ये फोटो आ रहा है, अभी मैं प्रिंट कर दूं तो बाहर निकलेगा और फिर उसको मैं हाथ में पकड़ भी सकता हूँ। तो प्रिंटर कौन सा आउटपुट देता है, हार्ड कॉपी। मॉनिटर कौन सा आउटपुट देता है, सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, इसके बाद एक और आउटपुट डिवाइस होता है स्पीकर। स्पीकर का भी नाम सुना होगा। स्पीकर क्या आउटपुट देगा, आवाज, ऑडियो डेटा को। अभी मैंने आपको बताया था, ऑडियो डेटा को अगर कंप्यूटर में भेजना है, इनपुट करना है, तो क्या होना चाहिए, माइक्रोफोन। और ऑडियो डेटा को आउटपुट लेना है तो क्या होना चाहिए। तो एग्जाम में पूछ सकता है, ऑडियो डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस चाहिए, माइक्रोफोन। और एग्जाम में पूछ सकता है, ऑडियो डेटा को कंप्यूटर से आउटपुट लेने के लिए कौन सा आउटपुट डिवाइस चाहिए। ये कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। तो इनपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है, और एग्जाम में एक प्रश्न हो सके, कई बार दो भी पूछ ले, पिछली बार दो पूछ लिए थे, लेकिन एक दो प्रश्न तो इनपुट आउटपुट के आएंगे ही, गारंटी ले लो। नहीं दिखे तो मैं एग्जाम सेंटर के बाहर ही आपको मिल जाऊंगा और मेरे को आके कह सकते हो सर ये प्रश्न नहीं आया, लेकिन आएगा वो मेरी गारंटी। नहीं आएगा तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके वो 2-4 नंबर जो कटे मैं दिलवाऊंगा। आ गया और वो तुम गलत करके आ गए तो इसकी जो जुर्माना है वो आपको भुगतना आएगा, ये गारंटी मेरी। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। तो सबको समझ में आ गया, कोई डाउट है यहाँ तक। जिनके माध्यम से डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है उन उपकरणों को क्या कहा जाता है, इनपुट। और जिनके माध्यम से हम वापस लेते हैं उनको आउटपुट। ठीक है, अच्छा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्लियर हो गया, डाउट है, क्लियर है। हार्डवेयर किसको कहते हैं, जिन उपकरणों को हम छू सकते हैं और जिन उपकरण को हम छू नहीं सकते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं उनको क्या कहते हैं। तो एक प्रश्न पूछ लूं मैं, भैया मॉनिटर हार्डवेयर होता है सॉफ्टवेयर। हमने कहा हाँ समझ में आ गया, अब तो यार बताना, मॉनिटर हार्डवेयर होता है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है मॉनिटर, हाँ ये कह रहे हैं मॉनिटर सॉफ्टवेयर होता है। आप इनके साथ जाना चाहोगे या गलत, सही बोले वो मॉनिटर सॉफ्टवेयर होता है।
सही बोले वो? नहीं बोले? गलत है? पक्का? क्या है फिर आप बता दो? मॉनिटर हार्डवेयर है। उसके अंदर प्रोग्राम, मॉनिटर के अंदर तो कोई प्रोग्राम होते ही नहीं। प्रोग्राम तो अपने सीपीयू में होते हैं, वो मॉनिटर केवल पता था। तो ये कह रहे हैं मॉनिटर सॉफ्टवेयर होता है। आप क्या कहना चाहोगे ये बताओ? मॉनिटर हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर? किसको सही करोगे? आपके सामने प्रश्न आ गया, मॉनिटर हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर, आप किसको सही करके आएंगे? इन्होंने सही किया सॉफ्टवेयर, आप क्या सही करोगे? हार्डवेयर। आप कंफ्यूजन है, सही करना पड़ेगा, एक प्रश्न छोड़ना नहीं है। 14 करके, सॉरी 35 ही 35 करके आने, यूनिक 14 ही करके आओ, है ना? 35 पूरे करके आना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन उसमें से सही कितने निकलने चाहिए? हाँ हाँ बढ़िया, हार्डवेयर करोगे आप, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, वेरी गुड। हाँ हार्डवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, वेरी गुड। हार्डवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाले कितने? अभी भी कंफ्यूजन है। क्यों कंफ्यूजन है? ये मॉनिटर को आप छू नहीं सकते हो? छू सकते हो? तो फिर क्यों सॉफ्टवेयर कर रहे हो? मेरे को भी समझ में नहीं आया। मैंने वही बात की थी, सारे दिन रामायण पढ़ाई मैंने आपको, और फिर पूछ लिया राम कौन है, तो भाई भाई मॉनिटर क्या है? अभी ये कंसेप्ट क्लियर कर दो। मैं सही कह रहा हूँ, मैंने हजारों हर, अच्छा 15 साल से मैं सेंटर चला रहा हूँ RICIT का, और हर बार ऐसे ही क्लास लेता हूँ, और पहला प्रश्न वही होता है हार्डवेयर, और यही प्रश्न में छोरे फेल हो जाते हैं। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पहले क्लियर हो जाना। मॉनिटर क्या है? ये मॉनिटर दिख रहा है आपको? ये क्या है? मैं इसको छू रहा हूँ, तो ये क्या है? हार्डवेयर। तो फिर सॉफ्टवेयर करने की क्या जरूरत? सॉफ्टवेयर किसको कहेंगे? प्रोग्राम को। तो मॉनिटर कोई प्रोग्राम नहीं होता, मॉनिटर तो उपकरण है। ठीक है, मॉनिटर के अंदर जो प्रोग्राम चलेंगे, जैसे बुढ़िया का मॉनिटर के अंदर जो प्रोग्राम चलेंगे उसको अपन सॉफ्टवेयर, तो मैंने तो उसके बारे में पूछा ही नहीं है। क्लियर? एक और प्रश्न पूछो, प्रिंटर क्या होगा भैया, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर? प्रिंटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, हार्डवेयर, हार्डवेयर। प्रिंटर, प्रिंटर देखा है? छू सकता है, पकड़ के घर पे भी ले जा सकता है। तो क्या हुआ वो? हाँ, सॉफ्टवेयर कौन बोला? यार वही, इसको क्लियर कर लो। अच्छा, अपन ने MS पेंट पढ़ा, कंप्यूटर में MS पेंटिंग करना सबको पढ़ाया था मेरे ख्याल से। तो वो क्या है? हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर है। वो क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा, एक्सेल पढ़ा, पावर पॉइंट पढ़ा, इंटरनेट चला रहे हो, वो क्या है? तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अभी भी डाउट है इतनी? पक्का? कल आते ही पहला प्रश्न होगा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में हार जाओगे तो RICIT पास करना महंगा हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर पे ही है, और कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से ही शुरू होता है। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सबका क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, ये बुक RICIT की सबको दी? नहीं मिली? जिनको नहीं मिली वहां से ले लो, एक वहां से ले लो। आपको भी नहीं मिली थी बुक? मिल गई थी? अच्छा, पीछे मिल गई बुक? मिल गई थी? अच्छा, पढ़ी कभी घर पे? भैया आपको मिली किताब? हाँ, पढ़ी घर पे? देखी, चित्र चित्र देखे होंगे? पहले हमको भी कई किताबें मिलती, पहले क्या करते, चित्र चित्र देखते थे और फिर बंद करके रख देते थे, क्योंकि इसमें कुछ समझ में तो। इस किताब की मैं बता दूं, RICIT में आपने 4200 फीस भरी है। इस किताब की शुल्क 600 रुपये है, उस फीस के अकॉर्डिंग।
जो आपके से अलग से नहीं लिया, आपकी फीस में इंक्लूड है। 600 रुपए इस किताब का गवर्नमेंट हमसे लेती है एक बच्चे पे। तो 600 रुपए में ऐसा कुछ तो होगा साला, एक किताब की ये मार्केट में यूँ देखा जाए तो इसकी वैल्यू अपने सामने 50 रुपए भी नहीं। अपने सामने तो इसकी वैल्यू, लेकिन सरकार इससे हमसे आपकी फीस में कितने लेती है? 600 रुपए इस किताब के लेता है और बाकी दूसरी फीस और एग्ज़ाम और ये अलग करके हमसे, मतलब ये मान लो 40 से 50% फीस हमसे सरकार लेती है इसका। तो 600 रुपए इसका ले रही है, मतलब कुछ तो इसमें दे रखा होगा। और मेरे ख्याल से कहीं पे भी आपको ये किताब नहीं पढ़ाएँगे, लेकिन अब मैं ये 14 दिन ये पूरी किताब आपको कंप्लीट करवाऊँगा। इस किताब में देखो, शुरू होते ही आरआईसीआईटी कोर्स के बारे में दे रखा है, गवर्नमेंट का ऑर्डर पूरा दे रखा है। इसके बाद इसके जो लेखक और वो हैं, वो कौन-कौन है, उसका प्रस्तावना आ रही है। फिर आरआईसीआईटी विद्यार्थी और अभिभावकों के लिए आवश्यक सूचना दे रखी है कि आपको क्या-क्या ध्यान रखना है। फिर ये सारी सूचना आपको घर पे पढ़नी है, इसमें एग्ज़ाम में क्या-क्या ध्यान रखना है, सारी चीज़ें दे रखी हैं। और फिर इसका इंडेक्स दे रखा है कि को इसका सिलेबस क्या है। और फिर इसमें जो पहला लेसन आ रहा है, वो आ रहा है कंप्यूटर से परिचय। कंप्यूटर से परिचय, आपका कंप्यूटर से परिचय करवा रहा है। मेरे ख्याल से परिचय सबका हो गया होगा कंप्यूटर से, किसी का बाकी नहीं है। अभी मैंने करवा ही दिया, हार्डवेयर क्या होता है ना, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट आउटपुट, इसका पूरा परिवार मैंने आपको बता दिया है। तो इसके परिवार को पता होना, बाकी अपन सब परिवार का ध्यान रखते ही हैं। आपको अगर मैं मेरे परिवार के बारे में बताऊँ तो आप 2 मिनट में आप याद रख दोगे, सर के इतने भाई हैं, इतने। तो वैसे ही कंप्यूटर के कितने भाई बहन हैं, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, ये सब पता होना। मेरे परिवार पता रख सकते हो, कंप्यूटर के पता रखोगे ज्यादा काम आएंगे, मेरे परिवार तो कहाँ काम आएगा, लेकिन इसका आपको पता होना चाहिए। देखो, जो पहला लेसन आ रहा है उसका नाम है कंप्यूटर से परिचय। कंप्यूटर से परिचय में देखो, यहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन में लिख रखा है, कंप्यूटर एक मशीन है जिसका उपयोग हमारे जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। वेब प्रौद्योगिकी, इंटरनेट और मोबाइल फोन के विकास ने ज्ञान के नए आयाम स्थापित किए हैं, नई विचार प्रक्रिया को जीवन दिया है। कंप्यूटर पर सतत अनुसंधान एवं विकास की गति को देखते हुए यह कह सकते हैं कि हमें जीवन में नए अनुभवों से अवगत कराता रहेगा। पर्सनल कंप्यूटर गणना, डिजाइन, प्रकाश प्रयोजन के लिए छात्रों, इंजीनियर, रचनात्मक लेखकों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर ने सीखने की प्रक्रिया को भी बेहतर किया है। विद्यार्थी कक्षा में ही नहीं बल्कि जब वो यात्रा कर रहा हो, पर्सनल कंप्यूटर के साथ घर पे बैठकर अपनी पढ़ाई कर सकता है। इंटरनेट प्रौद्योगिकी से हर व्यक्ति को सभी जानकारी प्राप्त होना संभव हुआ है। लोग अब पूछताछ, बैंकिंग, खरीदारी और अन्य कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। वर्तमान में हम सूचना के सुपर हाईवे के युग से गुजर रहे हैं, जहाँ सभी प्रकार की जानकारी सिर्फ कंप्यूटर के एक बटन पर क्लिक करके उपलब्ध। अच्छा, यहाँ पे कंप्यूटर का यूज बता रहा है कि आज हम कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। आज सब काम हमारे कंप्यूटर पे होते हैं। सुबह उठते ही मोबाइल भी क्या है हमारा, और सबसे पहले मोबाइल से जुड़ जाते हैं। सुबह उठते कौन-कौन फ़ोन देखता है? सबसे पहले फ़ोन ही पकड़ते होंगे, पकड़ते हैं ना? तो मतलब इतना ज़रूर हो गया है कि आज दिन की शुरुआत ही कंप्यूटर से शुरू होती है और आज सारी जानकारी हमारी कहाँ पे उपलब्ध है? कंप्यूटर पे। आगे देखो, आ रहा है इसमें कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर अपनी डेटा प्रसंस्करण क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कंप्यूटर अनेक उद्देश्यों और डेटा को संभालने की क्षमता, कार्य क्षमता, आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं, क्लासिफिकेशन किए गए हैं। आकार, भंडारण और क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकरण। अच्छा, कंप्यूटर का वर्गीकरण, वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। अभी मैंने आपको बताया था कंप्यूटर 2 प्रकार 3 प्रकार बताए थे। एक डेस्कटॉप होता है, एक लैपटॉप होता है, एक पामटॉप होता है। तो यहाँ पे भी इसने कंप्यूटर को अलग-अलग भागों में बाँट रखा है कि कंप्यूटर का वर्गीकरण। और यहाँ पे जो कंप्यूटर का वर्गीकरण कर रखा है, 2 भागों में कर रखा है। एक आकार के आधार पे कंप्यूटर को बाँट रखा है और एक उसके कार्य के आधार पे। कंप्यूटर को कितने भागों में बाँटा गया है? 2 भागों में। आपको पता होना चाहिए ये भी, कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 2 भागों में। कंप्यूटर का वर्गीकरण एक तो आता है आकार के आधार पे और एक आता है उसके कार्य के आधार पे। आकार मतलब कि सबसे छोटा कंप्यूटर, आज मेरे हाथ में सबसे छोटा
इससे बड़ा, इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं। तो कंप्यूटर को एक तो किसके आधार पे बांटा गया, आकार के आधार पे, और एक कार्य के आधार पे कि कंप्यूटर में भी अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग कंप्यूटर होते हैं। तो हम आज यहाँ पे कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़ेंगे और एक आकार के आधार पे पढ़ेंगे और एक किसके आधार पे पढ़ेंगे, कार्य के आधार पे। आकार के आधार पे देखो यहाँ पे बता रहा है, कंप्यूटर एक बड़े कमरे के आकार तक बड़ा और एक लैपटॉप के रूप में छोटा हो सकता है। मोबाइल में माइक्रो नियंत्रक एम्बेडेड सिस्टम तक के आकार के हो सकते हैं। कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। आकार के आधार पे जो कंप्यूटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एक तो आता है सुपर आता है, दूसरा कौन सा आता है, मेनफ्रेम होता है, तीसरा कौन सा होता है, मिनी होता है, और चौथा कौन सा होता है, माइक्रो। ये किसके आधार पे होते हैं, आकार के आधार पे, ठीक है। और जो कार्य के आधार पे होते हैं, कार्य के आधार पे नीचे दे रखे हैं इसने एक टेबल बना के। कार्य के आधार पे 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग होते हैं, डिजिटल होते हैं और हाइब्रिड होते हैं। कार्य के आधार पे कंप्यूटर कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक तो एनालॉग होता है, दूसरा होता है डिजिटल, और तीसरा कौन सा होता है, हाइब्रिड। कौन सा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कार्य करने के आधार पे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक एनालॉग होते हैं, एक होते हैं डिजिटल और तीसरे होते हैं हाइब्रिड। ये कार्य के आधार पे। अच्छा, अपन पहले बात पढ़ लेते हैं कार्य के आधार पे, आकार का बाद में बात करते हैं। कार्य यानी कंप्यूटर को ऑपरेट करने के हिसाब से कितने प्रकार के कंप्यूटर बनाए गए, 3 प्रकार के। और उसमें एनालॉग, एनालॉग कंप्यूटर जानते हो आप, कोई बताएगा मेरे को, एनालॉग कंप्यूटर किसको कहते हैं? जिस कंप्यूटर में मापन संबंधी कार्य होता है, जिस कंप्यूटर में मापन संबंधी कार्य होता है उन कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, एनालॉग। जैसे तापमान का मापन करना है, आज बारिश कितनी इंच हुई वो पता करना है, तो वहां पे भी क्या, कौन सा कंप्यूटर चाहिएगा, एनालॉग। जैसे आप किराना की दुकान पे जाते हो, आजकल तराजू देखा आपने, डिजिटल आ गया, तो वहां पे सामान रखते हुए बता देता है इसका वजन कितना है। तो वो भी एक तरह का क्या हो गया, कंप्यूटर ही है। और कौन सा कंप्यूटर में आएगा वो, एनालॉग कंप्यूटर। किराना की तराजू देखे ना आजकल, पहले वो ताकड़ी वाले आते थे, वो कंप्यूटर नहीं था, वो तो उसमें बाट रख के तोलते थे। अब कंप्यूटर कैसा आ गया, आप सामान जाके रखो उस पे और सीधा बता देता है इसका वजन इतना है। तो वो भी क्या है, कंप्यूटर है। लेकिन वो कौन सा कंप्यूटर हुआ, एनालॉग कंप्यूटर में आता है। तो मापन संबंधी जो कार्य करते हैं, मापन संबंधी कार्य करते हैं उन कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। दूसरा कंप्यूटर मैंने कौन सा बताया, डिजिटल। डिजिटल कंप्यूटर किसको कहते हैं, जिनमें डिजिटली कार्य होता है। लाइक जैसे ये मेरा लैपटॉप, इसमें मैं गाने भी सुन सकता हूँ, डिजिटल है ना, मैं इसमें मेरा फोटो भी भेज सकता हूँ। तो ये कंप्यूटर कौन सा हो गया, डिजिटल। इसमें कोई मापन नहीं कर सकता, मैं ये इस पेन इस पे रखूंगा, ये मेरे को कितना है ये माप के नहीं बताएगा। तो इसमें केवल मैं कौन सा कार्य कर सकता हूँ, डिजिटल। तो ये कौन से कंप्यूटर में आ गया, जैसे हमारा स्मार्टफोन भी डिजिटल कंप्यूटर है, उसमें भी अपन मापन नहीं कर सकते। तो वो कंप्यूटर कौन सा कहलाता है, जिसमें डिजिटली कार्य होते हैं उन कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, डिजिटल कंप्यूटर। और तीसरा कंप्यूटर होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा आता है, हाइब्रिड कंप्यूटर किसको कहते हैं, जिसमें मापन और डिजिटली दोनों कार्य जिस कंप्यूटर में होता है उन कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, हाइब्रिड। जिसमें आपको मापना है माप भी सको, और गाने वाने सुनने हैं, कोई डिजिटली कार्य करना है तो वो भी कर सकते हो। उन कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। आया समझ में। तो कार्य के आधार पे ऑपरेट करने के अनुसार कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है, मापन संबंधी कार्य। मापन संबंधी कार्य जिस कंप्यूटर में किया जाता है उन कंप्यूटर को क्या कहा जाएगा, एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटली कार्य अपन जिस कंप्यूटर में कर सकते हैं दैट्स कॉल्ड डिजिटल कंप्यूटर। और मापन और डिजिटली कार्य जिस कंप्यूटर में दोनों कार्य किए जाते हैं उन कंप्यूटर को क्या कहा जाएगा। अभी 27 अप्रैल को एग्जाम हुआ था, उसमें ये प्रश्न आया था, एनालॉग सॉरी मापन और डिजिटली कार्य जिस कंप्यूटर में किए जाते हैं उन कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। तुरंत आंसर था। अब जिसको पता था, अरे यार ये तो पढ़ा है, तो वो सही करके आया हाइब्रिड। और जो नहीं करके आया वो फिर मर्जी है, वो 4 ऑप्शन में एक तो करना है, वो छोड़ के जाया नहीं, लेकिन उसका गलत हो गया। तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए।
कि मापन संबंधी जो कार्य होते हैं उनको क्या कहा जाता है, एनालॉग। डिजिटली कार्य होंगे उनको डिजिटल, और दोनों कार्य मापन का भी काम हो जाए और डिजिटल कार्य भी हो जाए, उन कंप्यूटर को क्या कहा जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो कार्य के आधार पे कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, 3 प्रकार के। आ गया समझ में सबको। अब अपन आकार के आधार पे पढ़े कि छोटा बड़ा 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 कंप्यूटर आकार के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं। तो आकार के आधार पे कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, 4 प्रकार के। एक सुपर होता है, एक मेन फ्रेम होता है, एक मिनी होता है और एक माइक्रो होता है। सुपर कंप्यूटर की बात करें तो देखो यहाँ पे बुक में दे रखा है पीछे सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, यह कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन से होते हैं, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बहुत ही खास कंप्यूटर होते हैं जो कि बड़ी खोज, वैज्ञानिक उपयोग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि नासा के द्वारा अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए, उन्हें नियंत्रित करने के लिए तथा अंतरिक्ष में खोज करने के लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन कंप्यूटर को कार्य करने के लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है और ये अत्यधिक महंगे भी, मतलब इन कंप्यूटर को रखने के लिए बहुत बड़ा हॉल चाहिए। बहुत महंगे कंप्यूटर होते हैं और एक कंप्यूटर बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है। पहला सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था जिसका नाम था CDC 6600। अच्छा, ये जीके का भी क्वेश्चन है। आप अभी कोई कंपटीशन एग्जाम दोगे, पटवारी वगैरह के एग्जाम आने वाले हैं, उसमें ये प्रश्न पूछ सकता है कि पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था। तो पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था, 1964 में, और जिसका नाम क्या था, CDC 6600। ठीक है, तो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर। पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था, 1964 में, और उसका नाम क्या था, CDC। और आकार के आधार पे सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा होता है, तो वो भी कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर। सबसे शक्तिशाली भी बोल सकते हो, सबसे बड़ा कंप्यूटर भी बोल सकते हो। और इसको पहली बार कब बनाया गया था, 1964 में, जिसका नाम था CDC 6600। आगे देखो आ रहा है सुपर कंप्यूटर के उपयोग, कि सुपर कंप्यूटर कहाँ पे उपयोग होता है। तो मौसम की भविष्यवाणी करनी है। आजकल जितनी भी मौसम की भविष्यवाणी होती है, जैसे मौसम विभाग कहता है कल तो भयंकर बारिश होने वाली है, बाढ़ भी आ सकती है, तो ये भविष्यवाणी कहाँ से करते हैं, उनके पास कौन सा कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। भूकंप की जानकारी, कहीं पे भूकंप आया तो उसकी तीव्रता क्या थी, वो मापने के लिए भी वहां पे उन लोगों के पास कौन सा कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर। संचार, बहुत बड़े लेवल पे जो संचार होता है, कम्युनिकेशन होता है, बड़े बड़ी जैसे कंपनियां है, वहाँ बहुत बड़ा डेटा इधर से उधर भेजा जाता है, तो उनके पास भी कौन सा कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर। इन कंप्यूटर के और भी बहुत सारे उपयोग होते हैं, जैसे हथियारों के प्रशिक्षण करना, नाभिकीय हथियारों के प्रभाव को जानना। अच्छा, कुछ प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर के नाम भी आ रहे हैं। IBM का स्काई अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है, फुजिस्टो के कंप्यूटर जापान का है, और भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम है परम। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, परम। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर सबको समझ में आया। आकार के आधार पे सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा होता है, सुपर। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर को पहली बार कब बनाया गया था, 1964 में, जिसका नाम था CDC। और भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, परम। अच्छा, सुपर कंप्यूटर कहाँ पे उपयोग लिया जाता है, मौसम संबंधी जानकारी, भूकंप की जानकारी, हथियारी प्रशिक्षण करना, संचार के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखो कौन सा कंप्यूटर आ रहा है सुपर के बाद, मेन फ्रेम। आकार के आधार पे मेन फ्रेम कंप्यूटर काफी महंगे होते हैं, जिसके इस्तेमाल सरकारी संस्थाओं और बड़ी व्यावसायिक फर्म बिजनेस ऑपरेशन के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर बड़े कमरे में रखे जाते हैं जहां उच्चलित शीतलन एवं अन्य दूसरी सुविधा उपलब्ध होते हैं। यह बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध डेटा को बहुत तेज गति से प्रोसेस कर सकता है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लें। ये क्या करता है, देखो, मेन फ्रेम कंप्यूटर ये बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध डेटा को बहुत तेज गति से प्रोसेस कर सकता है। विशाल व्यावसायिक बैंक, शिक्षण संस्थाएं, इंश्योरेंस कंपनियां उनके ग्राहक के डेटा को रखने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर होता तो एक ये भी शक्तिशाली कंप्यूटर ही है, लेकिन सुपर से कम शक्तिशाली होता है। सुपर तो बहुत शक्तिशाली होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग कौन लोग करते हैं, बड़ी व्यावसायिक बैंक हो गई, इंश्योरेंस कंपनियां अपनी ग्राहक के डेटा को रखने के लिए किस कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, मेन फ्रेम का।
क्यों करते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध डेटा को तेज गति से प्रोसेस करता है। जैसे मैं आपको बताऊं, अब बैंक में एसबीआई में जैसे मेरा खाता है, ऐसे ऐसे करोड़ों लोगों का खाता है, लेकिन जैसे ही मैं बैंक डायरी लेके जाता हूँ बैंक में और वो मेरे अकाउंट नंबर जैसे ही डालता है, तुरंत डिटेल, और करोड़ों लोगों में से तुरंत मेरा डेटा तुरंत 1-2 सेकंड में उसके सामने आ जाता है। तो उसके वहाँ बैंक वालों के पास कौन सा कंप्यूटर लगा हुआ है? मेन फ्रेम। मेन फ्रेम में क्या होता है? बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध डेटा को तेज गति से प्रोसेस करने के लिए किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? मेन फ्रेम। तो ये याद लाइन को याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध डेटा को तेज गति से प्रोसेस करने के लिए किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध डेटा को तेज गति से प्रोसेस करवाना है, तो वहां पे किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाएगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। आगे समझ में सबको? और मेन फ्रेम के बाद फिर आगे कंप्यूटर आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर प्राय छोटे व्यापार के उपयोग में लिए जाते हैं। हालांकि ये सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के समान शक्तिशाली नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये शक्तिशाली मशीनों की गिनती में आते हैं। इनका उपयोग बड़ी या मध्यम वर्ग की कंपनियां, उत्पादन सदनों, प्रोडक्शन हाउस में किया जाता है। ये कंप्यूटर एकल उपयोगकर्ता और बहु उपयोगकर्ता की अवधारणा पर कार्य करते हैं। कुछ मिनी कंप्यूटर के उदाहरण निम्नलिखित हैं: K22, टेक्सास और SDS92। मिनी कंप्यूटर छोटे व्यापार में उपयोग लिए जाते हैं और इनका उपयोग कहाँ पे होता है? प्रोडक्शन हाउस में। देखो यहाँ पे लिखा है, इनका उपयोग बड़ी मध्यम वर्ग की कंपनियों और उत्पादन समूहों, प्रोडक्शन हाउस में किया जाता है। और ये कंप्यूटर एकल उपयोगकर्ता और बहु उपयोगकर्ता की अवधारणा पे काम करते हैं। प्रोडक्शन हाउस, प्रोडक्शन जानते हो? जहाँ फैक्ट्रियां होती है, मिलें होती है, जहाँ पे कुछ चीजें बनाते हैं, उत्पादन हो रहा है, वहां पे कौन से कंप्यूटर लगाए जाते हैं? मिनी कंप्यूटर। प्रोडक्शन हाउस में इसका उपयोग किया जाता है, जहां एक कंप्यूटर के थ्रू बहुत सारे कंप्यूटर जोड़ के उसको चलाया जाता है, तो उन कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? मिनी कंप्यूटर। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, प्रोडक्शन हाउस, उत्पादन सदनों में कौन से कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो प्रोडक्शन हाउस में, उत्पादन सदनों में कौन से कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? मिनी कंप्यूटर। यह एग्जाम में पूछ सकता है, एकल उपयोगकर्ता और बहु उपयोगकर्ता की अवधारणा को किस कंप्यूटर में पेश किया गया है? तो एकल उपयोगकर्ता और बहु उपयोगकर्ता यानी मल्टी यूजर। एकल उपयोगकर्ता यानी एक यूजर, मल्टी यूजर यानी बहुत सारे यूजर किस कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं? तो किस कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं? मिनी कंप्यूटर पे। और इसके बाद लास्ट कंप्यूटर आ रहा है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार हैं। ये कंप्यूटर वाइडली इस्तेमाल किए जा रहे हैं, काफी तेज गति से उभर के आ रहे हैं। ये कंप्यूटर चारों बेसिक कंप्यूटर में से सबसे सस्ते होते हैं। ये एक सामान्य प्रकार के कार्य करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, संचार, शिक्षा, मनोरंजन और अन्य उद्देश्यों के लिए। जैसे हम जो कंप्यूटर यूज करते हैं, हम कौन से कंप्यूटर यूज करते हैं? माइक्रो। जैसे मेरा लैपटॉप है, तो वो किस कंप्यूटर का उदाहरण हो गया? माइक्रो। ये भी आपके सामने जो कंप्यूटर लगा हुआ है वो भी किसका उदाहरण है? माइक्रो। मेरा स्मार्टफोन है, वो भी किस कंप्यूटर में आएगा? सबसे सस्ते कंप्यूटर ही ये होते हैं, माइक्रो, है ना? और हम लोग सबसे ज्यादा किस कंप्यूटर का उपयोग करते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण समझ में आ गया सबको कि नहीं आया? एक प्रश्न यहाँ से भी एग्जाम में आता ही है। तो कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों। मैंने पढ़ाया 2 भागों में, एक आकार के आधार पे बांटा गया है और एक कार्य के आधार में। अब आपको समझ में आया? 4 भागों में। कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, एक आकार के आधार पे और एक कार्य के आधार पे। अगर कार्य के आधार पे पूछे कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 प्रकार में, और आकार के आधार पे पूछे तो अगर आपको पूछ ले कोई कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो उसको पहले बोलना भैया कार्य के आधार पे बताऊं या आकार के आधार पे। ठीक है? क्योंकि कार्य के आधार पे होते हैं 3 और आकार के आधार पे होते हैं 4। कार्य के आधार पे तो उसको कैसे कार्य करते हैं, तो कार्य के आधार पे हो गए एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। आकार के आधार पे बहुत बड़ा होता है उसको सुपर कहते हैं, उससे थोड़ा छोटा होता है उसको मिनी कहते हैं, सॉरी
मेन फ्रेम कहते हैं, उससे थोड़ा छोटा होता है उसको मिनी कहते हैं, और सबसे जो हम यूज करते हैं दैट्स कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट हो ना? अच्छा, मापन संबंधी कार्य किस कंप्यूटर में किया जाता है? एनालॉग। तो कार्य के आधार पे एनालॉग मैंने बता दिया, मापन संबंधी कार्य किया जाता है उन कंप्यूटर को क्या कहा जाएगा? एनालॉग। डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटली कार्य होता है उन कंप्यूटर को क्या कहते हैं? और मापन और डिजिटली दोनों कार्य जिस कंप्यूटर में किया जाता है उनको क्या कहा जाता है? हाइब्रिड। आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 4। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था? 1964 में, 1964। क्या नाम था? सीडीसी 6600। पिछली बार एक एग्जाम में प्रश्न आया था, निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर है? एक सीडीसी 6600 दे दिया, एक एलएस का दे दिया, एक अमेजन दे दिया, एक फ्लिपकार्ट दे दिया। तो जिसको सीडीसी 6600 याद था वो सही करके आ गया। ये अमेजन तो क्या है? ऑनलाइन चीजें बेचता है, वो कोई कंप्यूटर है क्या? एलएस का भी एक तरह का इस तरह से प्लेटफॉर्म है। तो आपको पता होना चाहिए सीडीसी 6600 किसका नाम है? सुपर कंप्यूटर का। और पहले सुपर कंप्यूटर मतलब पहली बार जो सुपर कंप्यूटर बना था उसका नाम क्या था? सीडीसी 6600। अच्छा, सुपर कंप्यूटर, भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम। सुपर कंप्यूटर का उपयोग क्या होता है? तो मौसम संबंधी जानकारी, भूकंप संबंधी जानकारी, संचार के लिए, प्रशिक्षण के लिए, है ना, वहां पे किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध डेटा को तेज गति से प्रोसेस करने के लिए किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? मेन फ्रेम। बड़ी व्यवसायिक बैंक होगी, इंश्योरेंस कंपनियां होगी, किस कंप्यूटर का उपयोग करते हैं? मेन फ्रेम का। फिर अपन पढ़े मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? प्रोडक्शन हाउस, जहाँ पे उत्पादन हो रहा है। एकल उपयोगकर्ता और बहु उपयोगकर्ता की अवधारणा को भी किसमें बताया गया? मिनी कंप्यूटर। और फिर माइक्रो कंप्यूटर, सबसे सस्ते कंप्यूटर जो हम यूज करते हैं वो सब किस में आते हैं? जैसे मेरा लैपटॉप, मेरा डेस्कटॉप, मेरा स्मार्टफोन किस कंप्यूटर के उदाहरण है? आ गया समझ में? अच्छा, इसमें कोई प्रश्न गलत तो नहीं होगा किसी के? कोई डाउट हो तो बता दो, लेकिन मेरे को 100% चाहिए। मेरे को क्या चाहिए? मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ? मैं नहीं भी पढ़ाता ना आपको कहता दूसरे किसी भी सेंटर पे चले जाना आप, खेरवाड़ा मेरी गारंटी, खेरवाड़ा के कहीं पे भी चले जाओ वो कह देगा ये पढ़ लेना भैया, ये सारा इंपॉर्टेंट है, नोट्स व्हाट्सएप पे। कुछ छोरे भी ऐसे हैं, अभी मेरे पास सर नोट्स भेज दो व्हाट्सएप पे, मैं पढ़ लूंगा, तो उसको नोट्स ही भेजूंगा। लेकिन मैं ये जो तैयारी करवा रहा हूँ, ये तैयारी मेरे को केवल आपको RICIT पास नहीं करवाना है। आप भविष्य में कोई भी कंप्यूटर का एग्जाम दो तो ये सारे प्रश्न वह आपको दिखेंगे। आप आगे जाके पटवारी का एग्जाम देने अभी है 18 अगस्त को लगभग, है ना, 17 को। आप आगे जाके अभी ग्राम विकास अधिकारी की एग्जाम दोगे, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में एग्जाम दोगे, मेरी गारंटी 4 से 5 प्रश्न कंप्यूटर के वहां नजर आ जाएंगे, और सब इसी पे आएंगे। सब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये जो दैनिक जीवन में हम यूज कर रहे हैं उसी पे आएंगे। तो आपकी ये तैयारी केवल RICIT की नहीं है, भविष्य की तैयारी करवा रहा हूँ। और भविष्य में आप कहीं अच्छे नंबर लाओगे, कहीं मेरे को देखोगे यार सर ने बढ़िया पढ़ाया था। आज मेरे ऐसे कई स्टूडेंट मार्केट में हैं जो देखते ही मेरे को उस समय ही होता है यार मेरी मेहनत सफल। तो तुम सब जब अच्छे परसेंटेज बनाओगे, पिछली बार 27 अप्रैल में हमारे यहाँ से बच्चों ने 98, 99, 97% बनाए, और कुछ बच्चे फेल भी हुए। तो जो 97, 8 बना के जो आते हैं यार सर आपने पढ़ाया हो मेरा, तो वो मेरी मेहनत क्या हो गई? सफल होगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग भी ये कंसेप्ट क्लियर करो और अच्छे से अच्छे परसेंटेज बनाओ, तो आपका नाम होगा, साथ साथ में मेरा नाम वैसे भी, तो आप पे मेरी नाम है, इसलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरे को रिजल्ट चाहिए। इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं? कंप्यूटर का वर्गीकरण समझ में आ गया? कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, आकार के आधार पे और कार्य के आधार पे। आकार के आधार पे पूछ ले तो कितने प्रकार के हुए? 4, सुपर, मेनफ्रेम, मिनी और माइक्रो। और कार्य के आधार पे पूछे तो 3, एनालॉग, डिजिटल और मापन संबंधी कार्य किस कंप्यूटर में होता है? एनालॉग। ठीक है, मापन और डिजिटली दोनों कार्य करने हैं तो कौन सा कंप्यूटर चाहिए? हाइब्रिड। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर। पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया? 1964। ठीक है,
बहुत बड़े डेटा को तेज गति से प्रोसेस करने के लिए किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? मेन फ्रेम। प्रोडक्शन हाउस में किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? हम लोग किस कंप्यूटर का उपयोग करते हैं? बस क्लियर, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना है। सही, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या आ रहा है? कंप्यूटर सिस्टम के लाभ, कि कंप्यूटर से बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर से हमको क्या-क्या लाभ है। और आगे आ रहा है बेसिक बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर, स्पीड, कंप्यूटर में हम स्पीड में काम कर सकते हैं। फिर शुद्धता, एक्यूरेसी, कंप्यूटर पे हम जो भी इनपुट करते हैं तो इसका आउटपुट हमेशा सही आता है, एक्यूरेसी सही होती है। उच्च संचय क्षमता, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कंप्यूटर में हम जो भी स्टोरेज करते हैं वो उच्च संचय क्षमता होती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा डेटा मैं कहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ? कंप्यूटर में। मेरे मोबाइल में भी एक लिमिट है, लेकिन मेरे इस लैपटॉप में मैं ज्यादा से ज्यादा डेटा स्टोर कर सकता हूँ। विविधता, कंप्यूटर पे आप एक साथ कई काम कर सकते हो। विविधता होता है, इधर मैं ये वीडियो भी देख रहा हूँ, इधर मैं कोई गाने भी सुन रहा हूँ, उधर मैं कोई काम भी कर सकता हूँ, तो एक साथ कई काम आप कंप्यूटर पे कर सकते हो, विविधता भी होती है। परिमलशीलता, परिमलशीलता यानी कंप्यूटर कभी यूं नहीं कहता मैं थक गया हूँ भाई, मेरे को अब आधा घंटा रेस्ट दो, अपन थक जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर कभी वो बिना थके, जब तक लाइट चली गई, बंद हो गया, खराब हो गया, वो अलग बात है, बाकी वो थकेगा। तो परिमलशीलता भी होती है, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। अच्छा, आगे आ रहा है, देखो लिमिटेशन, कंप्यूटर की क्या आ रही है? लिमिटेशन। लिमिटेशन, कंप्यूटर एक मुक्त मशीन है और वह स्वयं कुछ नहीं कर सकता। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डेटा को ग्रहण करने की क्षमता रखता है, दिए हुए दिशा निर्देशों की पालन करते हुए इंफॉर्मेशन या सिग्नल के रूप में आउटपुट देता है। एक अप्रत्याशित स्थिति में कंप्यूटर अपने आप कोई भी निर्णय नहीं ले सकता, निर्देशों के क्रम को कंप्यूटर स्वयं नहीं बदल सकता है। कंप्यूटर की एक क्या होती है? लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन जानते हो? अपनी लिमिटेशन है, अपनी भी एक सीमा होती है, लिमिटेशन होती है कि ये कार्य मैं नहीं कर सकता। सब काम थोड़ी मैं सब काम कर सकता हूँ ऐसे कह सकता हूँ? मेरी भी लिमिटेशन है कि मैं यार ये काम नहीं कर सकता हूँ। कंप्यूटर का एक क्या होता है? लिमिटेशन होता है, और कंप्यूटर की लिमिटेशन क्या है? उसका आईक्यू नहीं होता। उसका आईक्यू, आप में है आईक्यू? अपने में है आईक्यू? है भैया? कहाँ पे? हाँ, दिमाग को, दिमाग को आईक्यू कहते हैं। मेरे में भी, आप में भी, दोनों में है आईक्यू। पीछे भैया, आईक्यू है? अपने में है, कंप्यूटर में नहीं होता दिमाग? क्यों? कंप्यूटर तो सबसे दिमाग वाला कंप्यूटर होता है, कहते नहीं? कंप्यूटर जैसा दिमाग है मेरा, यूं नहीं कहते? तो फिर इसमें दिमाग नहीं है क्या? आईक्यू किसको कहेंगे, कोई बताएगा मेरे को? हाँ, वेरी गुड, सोचने समझने की शक्ति को क्या कहते हैं? आईक्यू। और वो हर इंसान में होता है, लेकिन किसी किसी का आईक्यू खराब हो जाता है। कई बार कहते हैं ना, यार तेरे में आईक्यू, कहते हैं ना अपन जनरली, एक लैंग्वेज निकलती है, यार तेरे में आईक्यू। तो क्यों? क्योंकि उसने सोचना और समझने की शक्ति को छोड़ दिया है। जैसे मैं कहूँ भैया यहाँ से जंप कर, कूदोगे तुम? सोचोगे यार, यार मार सब मरवाएगा या यहाँ से कूदा रहा है यार मेरे हाथ पे। तो उसने क्या किया, अपने आईक्यू को समझा। तो यही क्या कहलाता है? आईक्यू, कि आपको पता है कि ये चीजें सही है और ये चीजें गलत है। आपने में सोचने और समझने की शक्ति है। अब जैसे मेरे दिमाग में आया कि मेरे को पानी पीना है, अब ये मेरे दिमाग ने सोचा, लेकिन अब पानी की बोतल से पीना है, अंदर जाके पीना है, ये क्या हुआ मेरा? आईक्यू। और कंप्यूटर में आईक्यू नहीं होता है। कंप्यूटर कोई सोचता समझता, आप जैसा इनपुट करोगे वैसा आउटपुट देगा। तुमने उसको कुछ गलत कहा तो वो गलत आउटपुट देगा, सही कहा तो आप जैसे ही आप नेट चलाते हो यूट्यूब पे, जैसा लिखोगे वो वैसा लाके आपको दे देगा। तो कंप्यूटर में कोई सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, यही उसकी लिमिटेशन है, यही उसकी क्या है? लिमिटेशन है। तो कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि कंप्यूटर की लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन दैट मीन्स सीमा। तो कंप्यूटर की लिमिटेशन क्या है? बुद्धि का अभाव, उसमें आईक्यू होता नहीं है। याद रहेगा, ये प्रश्न भी मैंने कई बार एग्जाम में देखा है, और आगे जाके भी पूछ सकता है कि कंप्यूटर की लिमिटेशन क्या होती है। तो कंप्यूटर की लिमिटेशन क्या होती है? उसमें आईक्यू नहीं होता है, बुद्धि का अभाव होता है, वो बुद्धि नहीं होता है। आजकल हालांकि ऐसे कंप्यूटर आ रहे हैं जो स्वयं बुद्धि
सही सोचने समझने की, जिसको एआई बोलते हैं अपन। एआई का नाम सुना है? अब क्रांति आ गई। अभी तक हालाँकि मेरे भी लैपटॉप में आईक्यू वाला लैपटॉप नहीं है, लेकिन आजकल व्हाट्सएप वगैरह हम यूज़ करते हैं, उसमें एआई मिल रहा है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, उसमें अब इंटेलिजेंसी आ रही है, आप जैसा कहोगे वो सब लिख के वो आपको देगा, लेकिन खुद दिमाग लगाएगा नहीं, है ना? तो कंप्यूटर में की लिमिटेशन क्या होती है? बुद्धि का अभाव, उसमें आईक्यू होता नहीं, ये कंप्यूटर की लिमिटेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी उसके लाभ तो हमने पढ़ ही लिए, स्पीड होता है, शुद्धता होता है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी है, विविधता है, परिमलशीलता है, ये सब उसके लाभ है। और उसकी लिमिटेशन क्या है कि उसमें आईक्यू होता नहीं है। आगे आ रहा है, देखो नेक्स्ट टॉपिक, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अभी मैंने आपको पढ़ाया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हम कंप्यूटर्स, देखो यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा है, हम कंप्यूटर की मदद से विभिन्न कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। असल में ये सभी प्रक्रिया सॉफ्टवेयर की मदद से की जाती है। कंप्यूटर में जो भी कार्य हम करते हैं वो किसकी मदद से करते हैं? सॉफ्टवेयर की मदद से, जो किसी एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में संग्रहित होता है, जो मेरे कंप्यूटर में जो मेमोरी होता है उसमें संग्रहित होता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक और नाम है। प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है? प्रोग्राम। आप उसको सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो या प्रोग्राम भी बोल सकते हो। सॉफ्टवेयर की मदद से की जाते हैं, जो किसी एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में संग्रहित हो जाते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक और नाम है। प्रोग्राम का दूसरा नाम क्या होता है? सॉफ्टवेयर। आप सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो या प्रोग्राम भी बोल सकते हो। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक और नाम है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का संग्रह, जो एक विशेष प्रयोजन के लिए लिखा गया है। प्रोग्राम एक निर्देशों का समूह है जो किसी विशेष प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया है। सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार होते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन दोनों सॉफ्टवेयर के अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? अभी मैंने थोड़ी देर में आपको बताया था, थोड़ी देर पहले। सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं हम? कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोग्राम है उसको अपन क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। ठीक है। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? एक बार मैं अपनी लैंग्वेज में इसको समझा दूंगा। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है सिस्टम और दूसरा कौन सा होता है? एप्लीकेशन। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? जो सिस्टम को चलाने के लिए बनाया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और हम जिस सॉफ्टवेयर में काम करते हैं उन सॉफ्टवेयर को क्या बोला जाता है? एप्लीकेशन। सीधा सा ये आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसको क्या कहेंगे? सिस्टम। और हम जो सॉफ्टवेयर में काम करेंगे उसको क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन। जैसे मेरे मोबाइल को चलाने के लिए, जैसे मैं मोबाइल लाया तो इसमें पहले से एक सॉफ्टवेयर डला हुआ था जो इसको चलाने के लिए बनाया गया, वो तो हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब इसके अंदर मेरे को इंस्टाग्राम भी चलाना है, फेसबुक भी चलाना है, व्हाट्सएप भी चलाना है, जो मैं यूज कर रहा हूँ, दैट्स कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो हमारे लिए काम होते हैं उन सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर के बैकग्राउंड में काम करता है, कंप्यूटर को चलाने के लिए काम करता है, उन सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। समझ में आया सबको? तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। एक सिस्टम हो गया और एक एप्लीकेशन हो गया। अब देखो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पहले उपयोगकर्ता से सूचना का आदान प्रदान करता है और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को अपने आंतरिक संसाधनों को प्रबंध करने में मदद करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण घटक निम्न प्रकार है। सिस्टम सॉफ्टवेयर पहले क्या करता है? उपयोगकर्ता से सूचना लेता है। जैसे मेरे यहाँ से मैंने कोई भी सूचना कंप्यूटर में भेजी तो पहले उस सूचना को कौन पढ़ता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर उसको कंप्यूटर को आगे प्रोसेस
करवाता है। तो पहले सूचना किसके पास जाती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास। और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के आंतरिक संसाधन, यानी इस कंप्यूटर के अंदर जो भी संसाधन, जो भी हार्डवेयर वगैरह सब लगे हुए हैं, उन सबको मैनेज भी कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है ओएस, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा होता है यूटिलिटी, और तीसरा होता है डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस डिवाइस ड्राइवर। और चौथा इसमें सर्वर और दे रखा है, तो उसके बारे में नहीं देखना। सर्वर कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता। सिस्टम सॉफ्टवेयर तीन ही होते हैं, ओएस होता है, यूटिलिटी होता है और डिवाइस ड्राइवर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले जो सिस्टम सॉफ्टवेयर आ रहा है कौन सा है? ओएस। ओएस की फुल फॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग करता, ऑपरेटर जानते हो? आपने शब्द सुना ऑपरेटर? ऑपरेटर शब्द सुना? ये जेसीबी का ऑपरेटर है, नहीं कहते हैं? ऑपरेटर यानी चलाने वाला, जो जिसको भी जिस जैसे कंप्यूटर चला रहा है कंप्यूटर ऑपरेटर बोलते हैं। जेसीबी चलाता है तो उसको क्या बोलते हैं? जेसीबी ऑपरेटर। तो ऑपरेटर दैट मीन क्या हुआ? चलाने वाला, जिस भी उपकरण को चलाता है दैट। तो यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर का नाम ही क्या रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ये सारे सिस्टम को चलाने के लिए मेन होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आदि का प्रबंधन और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए आम सेवाएं प्रदान करता है। यह कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है। विंडोज ओएस कंप्यूटर पर सबसे अधिक और व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक है। लिनक्स, यूनिक्स ओएस भी कुछ प्रकार की एप्लीकेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। कई प्रकार के होते हैं, एम्बेडेड, वितरित, रियल टाइम आदि। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जो मेन सॉफ्टवेयर होता है उसको क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मेरे मोबाइल में ऑपरेट करने के लिए एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखा है ना? आईफोन लाओगे तो उसमें आईओएस मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे अपने कंप्यूटर में विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हर एक कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो होता ही है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं करती। तो आपको पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर के आंतरिक संसाधनों को क्या करता है? मैनेज करता है। हमारे और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस भी प्रदान कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद दूसरा देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर आ रहा है यूटिलिटी। क्या आ रहा है? यूटिलिटी। ये क्या होता है? ये सॉफ्टवेयर क्या काम करता है? यूटिलिटी विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रदान की जाती है। यूटिलिटी का मतलब होता है सेवाएं। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? सेवाएं। और कौन सी सेवाएं? जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रदान की जाती है उन सेवाओं को क्या कहा जाता है? यूटिलिटी। यूटिलिटी जैसे कि डिस्क डिफ्रेगमेंटल, अवांछनीय फाइलों को हटाने व डिस्क के संसाधनों को पूर्ण के रूप में काम लेने के लिए उपयोगी है। इस सुविधा के द्वारा हम डिस्क स्पेस को भी व्यवस्थित कर सकते हैं। यहाँ पे देखो एक यूटिलिटी का नाम आ रहा है और उस यूटिलिटी का नाम क्या आ रहा है? डिस्क डिफ्रेगमेंटल। अच्छा, यूटिलिटी किसको कहते हैं? समझ में आया? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को अपन क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। जैसे मैं ये मोबाइल लाया, अब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम तो एंड्रॉइड मिल गया मेरे को। अब इसके अंदर कैलेंडर मेरे को फ्री मिल गया, अलार्म घड़ी फ्री मिल गई, और क्या मिलता है फ्री अपने को? अंदर फाइल मैनेजर फ्री मिल गया। वो मेरे को अलग से इंस्टॉल करने पड़ते क्या? तो ये मेरे को एंड्रॉइड ने फ्री दिया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो सेवाएं अपने को मिलती है उसको क्या कहा जाता है? यूटिलिटी। वैसे ही हमारे कंप्यूटर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कंप्यूटर में, विंडोज, उसमें भी साथ में फ्री सेवाएं मिलती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रदान की गई सेवाओं या उन सॉफ्टवेयर को किस नाम से जाना जाता है? यूटिलिटी। आया समझ में? यूटिलिटी किसको कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को किस नाम से जाना जाता है? यूटिलिटी के नाम से। अब एक यूटिलिटी का नाम बताओ। देखो इसने एक यूटिलिटी का नाम भी दे रखा है, डिस्क डिफ्रेगमेंटर दे रखा है, जो कि हमारे कंप्यूटर में अनावश्यक फाइलों को, यानी जो बिना काम की फाइलें बन जाती है
उनको हटाकर जगह सुव्यवस्थित करने का काम करता है। यूटिलिटी समझ में आया? कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? तो ये एक प्रोग्राम होते हैं, विशेष प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हमको प्रदान किए जाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को किस नाम से जाना जाता है? यूटिलिटी। और एक यूटिलिटी का नाम बताओ, देखो इसने नाम भी दे रखा है, डिस्क डिफ्रैगमेंट। क्या करता है? तो ये कंप्यूटर में अनावश्यक फाइलों को हटाकर जगह सुव्यवस्थित करने का काम करता है। तो एग्जाम में पूछ सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को किस नाम से जाना जाता है, या ऐसे प्रोग्राम को किस नाम से जाना जाता है? तो ऐसे प्रोग्राम को किस नाम से जाना जाता है? यूटिलिटी के नाम से। ओके, आगे एक और सिस्टम सॉफ्टवेयर आ रहा है, वो आ रहा है हमारा डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? ये एक तरह के विशेष प्रोग्राम होते हैं जो अन्य इनपुट आउटपुट डिवाइस को बाकी के कंप्यूटर प्रणाली के साथ संवाद करने की अनुमति देते हैं। ये एक तरह के विशेष प्रोग्राम होते हैं जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस मैंने पढ़ा था अभी हार्डवेयर में, जिसके माध्यम से डेटा को अपन कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं और जिसके माध्यम से अपन डेटा को वापिस लेते हैं, उनको शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ संवाद के लिए जो प्रेरित करता है, उन उपकरणों को क्या कहा जाता है? उन सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? डिवाइस ड्राइवर। ड्राइवर तो जानते हो आप? ड्राइवर किसको कहते हैं? चलाने वाले को। जिस उपकरणों को कंप्यूटर में चलाना है तो उसके लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर है। जैसे ये मैंने मोबाइल यहाँ लैपटॉप के साथ अटैच किया तो यूनिक डालते ही चल जाएगा। इसको चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर अंदर लगाना पड़ेगा, उसको क्या बोला जाएगा? डिवाइस ड्राइवर। अगर आप मार्केट में प्रिंटर लेने जाओगे नया, और प्रिंटर ले आए, प्रिंटर अपने लैपटॉप से लगा के सीधा प्रिंट दोगे तो आएगा नहीं। उस प्रिंटर का जो ड्राइवर है, ड्राइवर मतलब चलाने वाला, एक सॉफ्टवेयर है, कोई आदमी नहीं है। वो सॉफ्टवेयर आपको कंप्यूटर में पहले क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो ही वो प्रिंटर चलेगा। तो किसी विशेष इनपुट आउटपुट डिवाइस को चलाने के लिए जो विशेष प्रकार के प्रोग्राम होते हैं उन उपकरणों को क्या कहा जाता है? डिवाइस ड्राइवर। आया समझ में?